स्टूडेंट, दिस इज तनु ट्रिप्टान और आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैटिस्टिकल डाटा। आप सोच रहे होंगे कि मैम आपने 8 चैप्टर के बाद सीधा 18 के ऊपर कैसे आ गया। सुनो मेरी बात को ध्यान से सुना, क्योंकि बीच में जो चैप्टर्स आ रहे हैं ना बच्चे, देखो फर्स्ट चैप्टर हमने डिस्कस किया बिजनेस रिसर्च के बारे में, जो कि यहाँ से कंफर्म था, जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया। कलेक्शन ऑफ अ डाटा, सैम्पलिंग क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ द स्केलिंग एंड द प्रोसेसिंग ऑफ अ डाटा, स्टैटिस्टिकल, ये जो अपने सेंट्रल टेंडेंसी वाला चैप्टर किया। उसके बाद हम डायरेक्ट ये वाला चैप्टर इसीलिए कर रहे हैं, रीजन सुनना, क्योंकि ये जो दो चैप्टर है ना, राइटिंग रिपोर्ट और इंटरप्रिटेशन वाला, यहाँ से कंफर्म है क्वेश्चन आएगा पक्का। और दूसरा ये जो चैप्टर है अभी जो हमने किया है ना पीछे, वो बेस है। सो उस बेस को थोड़ा सा कंसीडर करते हुए मैंने पहले ये करवाऊंगी, देन उसके बाद ये जो आपकी रिसर्च के टॉपिक है, हाइपोथेसिस टेस्टिस हो गए, टाइप 1 टाइप 2 हो गए, ठीक है, आपकी जो स्काई स्केयर के टेस्टिस हो गए, इनको हम डिस्कस करेंगे। ये बिल्कुल अलग कंसेप्ट है, ठीक है। ये अभी तक जो चल रहा था इसकी सीरीज में मैच हो रहा है, दैट्स इट, इसी वजह से हम कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें कि इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा का मतलब क्या होता है। देखिए बच्चे, जो अभी तक हमने कहा कि हमने जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, हमें कोई भी सॉल्यूशंस निकालना होता है, किसी भी टॉपिक के ऊपर हमें सॉल्यूशन निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पहले तो हमारे पास क्या होती है, हमारे पास एक प्रॉब्लम होती है, राइट। मेरे पास कोई चीज़ की प्रॉब्लम थी, मैंने कहा कि इंडिया के अंदर जो पॉवर्टी है वो बाय द डे बाय डे क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। या फिर मैं ये कहूँ कि जो डिसीज़ है बाय डे क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो वो मेरे लिए प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए मैंने क्या किया कि डिसीज बढ़ क्यों रही है, रीजन क्या है भाई डिसीज बढ़ रही है भारत के अंदर। सो मैंने देखा कि डिसीज बढ़ने का कारण पहले ढूंढा कि पहले प्रॉब्लम मैंने देखी कि मेरी प्रॉब्लम ये है, उसके रिगार्डिंग मैंने क्या किया, डाटा को कलेक्ट करना स्टार्ट किया। दैट मीन कलेक्शन ऑफ अ डाटा, राइट। ये थर्ड चैप्टर के अंदर डिस्कस किया कि कलेक्शन कैसे करते हैं। हमारे पास 2 तरह के सोर्सेज होते हैं, मेनली प्राइमरी सोर्सेज होते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं, राइट। देन उसके बाद कलेक्शन करने के बाद उसके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट्स कैसे किए, सैंपल लेकर, है ना। और चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमने बड़े अच्छे से डिस्कस किया था कि सैंपल मतलब क्या होता है, कि जो इतना सारा डाटा हमने कलेक्ट किया, अब हमारे पास शॉर्टेज हो सकती है टाइम की, पैसे की शॉर्टेज हो सकती है, या फिर कोई और वर्क हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, इतनी सारी पॉपुलेशन में से, मीन्स कि इतने सारे डाटा में से हम कुछ डाटा को उठाते हैं, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या करते हैं, वो सारा का सारा डाटा वही लेंगे जो हमारे प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, जो हमारा मेन उद्देश्य है। मैंने कहा कि मेरा जो मेन उद्देश्य है, मैंने देखा कि जो भारत के अंदर डिसीज जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है, फैल रही है, रीज़न मुझे ढूंढना है। मेरा मेन जो फोकस है, एम जो है मेरा फोकस क्या है, डिसीज को क्यों हो रही है, ये फोकस है, ठीक है। सो मेरे पास काफ़ी सारा ऐसा डाटा मिलेगा जिसको मैंने क्या करना होगा, जिसको मुझे एडिट भी करना होगा, जिसको मुझे क्या करना पड़ेगा, कोडिंग में भी कन्वर्ट करना होगा। ये हमने प्रोसेसिंग ऑफ डाटा के अंदर डिस्कस किया था कि क्या मतलब होता है, कि जितने भी मेरे पास रेलिवेंट डाटा होगा उनको मैं लूँगी, ठीक है। उस डाटा के अंदर से जितनी भी मिस्टेक्स है, जितनी भी एरर है, उनको मैं रिमूव करूंगी, फिर उसको एक कोड में कन्वर्ट करूंगी। दैट मीन्स ऐसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगी जो मेरे टीम मेंबर है या फिर मेरी जो रिसर्च मैं करने वाली हूँ वो आप सभी जितने भी पर्सन हैं उन सबको समझ में, तो कोड में कन्वर्ट करूंगी, राइट। जैसे ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है, विक्ट्री का साइन समझ में आ रहा है, तो ये कोड है जो मेरे को भी पता है इसका मतलब क्या है और आपको भी पता है। सो मैं इस ऐसे सिंबल में या वर्ड में या फिर किसी भी इमेज में रिप्रेजेंट करूंगी जो कि आपको समझ में आ जाए, राइट। देन उसके बाद आ जाता है आपके पास इस चीज़ों को क्लासिफिकेशन करना, कि सिमिलर नेचर की जो आइटम्स होती हैं उनको मैं क्या करूंगी, एक कैटेगरी के अंदर मैं क्या कर दूंगी, डाल दूंगी। समझ पा रहे। ये अभी तक क्या कर रहे थे, हम पीछे से पढ़ते आ रहे थे, है ना। देन उसके बाद हम इस डाटा को क्या कर रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे। एनालिसिस का मतलब क्या है कि हाँ ये चीज़ें हम आगे यूज़ कर सकते नहीं कर सकते, ये हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, ये ऐसे है, मतलब पूरा प्रॉपर विश्लेषण किया, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है कंसेप्ट हमारा इंटरप्रिटेशन। इसकी इंटरप्रिटेशन सीधा डायरेक्ट नहीं आता, इंटरप्रिटेशन आता है इन सभी प्रोसेस के बाद, कि पहले प्रॉब्लम हुई, फिर कलेक्शन किया, देन उसके बाद एरर को जो मिस्टेक्स थी उनको एडिट किया, कोडिंग की, क्लासिफिकेशन की, टैबुलेशन में रिप्रेजेंट किया, देन उसके ऊपर हम एनालिसिस किया। देन इस एनालिसिस के बेसिस पे हमारे पास एक रिजल्ट निकल कर आएगा, राइट। जो रिजल्ट को हम फाइनली कंक्लूजन कहेंगे कि हम इस पूरे डाटा से हम क्या निकाल रहे हैं, कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं। ये कंक्लूजन ऐसा होगा जो कि आपके मेन उद्देश्य से डायरेक्ट बिलोंग करता होगा, राइट। सो मीन्स कि इस सारे डाटा का मैं कहूँगी कि आज के चैप्टर का मेरा मेन पर्पज क्या है, कि मैंने कहा कि ये पूरे जो 8 से 10 पेज की जो PDF है इसको मैं समझाने के बजाय, ठीक है,
मैं स्टार्टिंग में बता रही हूँ कि इस पूरे चैप्टर में ये चीज़ है। तो मैंने ये क्या कर रही हूँ, मैंने ये कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया कि हाँ जी इस पूरे चैप्टर का ये सारांश है कि हमारे पास प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम के बाद कलेक्शन किया, इंटरप्रिटेशन डायरेक्ट नहीं आती, इंटरप्रिटेशन एक प्रोसेस के बाद आती है, ये एनालिसिस के बाद का स्टेप है। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि जो भी आपकी प्रॉब्लम थी उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, और जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उसके रिगार्डिंग आपको क्या करें, उसकी मेन कि ये इंफॉर्मेशन ना डायरेक्ट इससे बिलोंग करती है, हाईलाइट कर देना कि हाँ मैम ये पॉइंट मेरे लिए हाईलाइट है, मैं इसको ऐसे कहती हूँ ना कि ऐसे हाईलाइट करके दिखाया करो एग्जाम के अंदर, है ना। सो मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद क्या है कि इस पूरे डाटा में से जो मेन पॉइंट है, मेन की फैक्टर है, उसको रिप्रेजेंट कराना, उसको बाहर निकाल कर दिखाना, ठीक है। सो ये होता है इंटरप्रिटेशन करना, दैट मीन कंक्लूजन ड्रॉ करना आपके पूरे डाटा में से, राइट। कि डिसीज का रिजल्ट निकालना कि रीजन क्या है, वो गंदगी के कारण भी हो सकती है, या मैं कह सकती हूँ आप सफाई नहीं कर रहे रेगुलर बेसिस पे, या फिर आप मेंटेनेंस नहीं कर रहे, कुछ भी हो सकता है, राइट। या फिर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है आपके एरिया के अंदर, जो पॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, काफ़ी सारा होता है रीजन। तो यहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या हुआ कि फाइनली आप क्या कर रहे हो, कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो ग्राफ मैं आपको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये यही दिखा रहा है कि मेरे पास इतना सारा डाटा था, इसमें से जो येलो जोन वाला है क्या है, ये ऐसी सिटी हो सकती है जो बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, ठीक है। रेड जोन वाला क्या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है। ये सिंबल्स नजर आ रहे हैं, ये फाइनल रिजल्ट दिखा रहा है कि इतने सारे डाटा में से मैं आपको कंक्लूजन ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, राइट। सो पढ़े इसके अंदर क्या है, वैसे चैप्टर के अंदर यहाँ से चैप्टर आता है प्रिकॉशंस के ऊपर। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी, समरी भी दिखाऊंगी, ठीक है, मेथड्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलो सबसे पहले मीनिंग को डिस्कस करते हैं। क्या लिखा हुआ, मीनिंग ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ अ डाटा, कि इंटरप्रिटेशन मतलब क्या है, ड्रॉइंग अ कंक्लूजन, कंक्लूजन ड्रॉ करना, या फिर मैं कहूँ कि एक्सप्लेनिंग करना कि जितने भी मेरे पास डाटा थे, जितनी भी मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, उस इंफॉर्मेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। अगर नहीं है तो मैं उसको क्या नहीं करने वाली, मैं उसको आगे प्रोसीड ही नहीं करूँगी। अगर मुझे ये लग रहा है कि यस मेरे लिए ये रेलिवेंट है, मेरे लिए ये इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं उसको आगे प्रोसीड करूँगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आपको आई होप समझ में आया, इसलिए बोला था कि मैं इसलिए चैप्टर को पहले करवा रही हूँ, राइट। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इट्स अबाउट द मेकिंग द कंक्लूजन एंड अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द डाटा। जो डाटा हमने कलेक्ट किया उसकी इंपॉर्टेंस जाननी है, राइट। ये एक क्या है, इंडक्टिव प्रोसेस है। इंडक्टिव प्रोसेस का मतलब क्या है, जहां पर हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, जहां पर हम क्या करते हैं, एक पैटर्न बनाते हैं कि ये पैटर्न मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। हमने पीछे पढ़ा था ना कि जो क्वालिटेटिव जो होते हैं उसके अंदर क्या करते हैं, एक्शन रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च के अंदर, कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर एक पैटर्न बनाते हैं, देन उसके बाद हम उसको एक्चुअली में इंप्लीमेंट करते हैं। तो इंडक्टिव प्रोसेस यही होती है कि जहां पर हम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन करते हैं, उस ऑब्जर्वेशन से हम क्या करते हैं, एक पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं, देन फाइनली कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं। दैट्स नोन एज अ इंडक्टिव प्रोसेस। इसे हम इंडक्शन भी कहते हैं, जो कि स्टार्ट होती है प्रीमिसेस से, फिर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, एक्सपीरियंस जो होता है, फिर फाइनली हमारा कंक्लूजन ड्रॉ होता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है इंटरप्रिटेशंस का, और एग्जैक्ट ये तो आपको बेटे इसमें इंट्रोडक्शन में लिखना है, जो मैंने ऊपर ये बताया, ठीक है, ठीक है। देन उसके बाद मीनिंग यहाँ से क्लियर स्टार्ट हो जाएगा कि इंटरप्रिटेशन रेफर टू अ प्रोसेस ऑफ एक्सप्लेनिंग और गिविंग द मीनिंग ऑफ अ डाटा। डाटा का मतलब आपको बताना है, इन्फॉर्मेशन ऑफ द स्पेसिफिक और द स्पेसिफिक रिजल्ट। आप क्या कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन बता रहे हो, और साथ ही साथ एक उस डाटा के रिगार्डिंग से जो भी आपको रिजल्ट निकल के रहा है, उस रिजल्ट को आप एक्सप्लेन कर रहे हो सामने, राइट। चलो वर्ड अलग अलग दिए हैं, मतलब सबका सेम ही है, बट हाँ लिखना तो पड़ेगा ना हमें, तो लिखेंगे ऐसे बच्चे, ठीक है। तो बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है ना, बच्चों ने ये बोला कि मैम हमें कंसेप्ट तो समझ में आ गया, ये बताओ लिखना कैसे, सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। सो लिखने के पैटर्न को मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे यही लिखना है, ठीक है। तो गोल ऑफ द ट्रांसफॉर्म द रॉ डाटा इनटू द इनसाइट दैट कैन बी इन्फॉर्म द डिसीजन फॉर द फर्दर डिसीजन। ये क्या किया, आपके पास इतना सारा डाटा था, मैंने आपको ऊपर बताया कि मेरे पास इतना सारा डाटा है, ठीक है। अभी ऐसे बिखरा हुआ पड़ा था मेरे पास, ये मैंने मान लीजिए पूरे 100% डाटा को ऐसे बिखरा हुआ पड़ा था, मैंने इसको ऑर्गेनाइज किया। क्लासिफिकेशन में हमने यही तो किया था। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, सिमिलर नेचर की आइटम्स को क्या करेंगे, एक ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। जैसे कि मैंने कहा कि +1 क्लास के सभी बच्चे की लिस्ट ये है, +2 क्लास के सभी बच्चों की लिस्ट ये है। तो +1 क्या है, एक ग्रुप बनाया, फीचर क्या है, सभी बच्चे उसमें +1 के मिलेंगे। सो मैंने क्या किया, रॉ डाटा को मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जिससे कि मुझे फाइनल रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि वो फाइनल रिजल्ट को मैं आगे किस लिए यूज करूंगी, मेरे आगे डिसीजन लेने। भाई बिजनेस में बहुत सारे डिसीजन होते हैं, राइट। अगर मेरे पास ऑन द टाइम, सही टाइम पे, सही प्रोसेस में, अगर मेरे पास सही स्ट्रक्चर के अंदर मेरे पास डाटा ही नहीं होगा, क्या मैं डिसीजन ले पाऊंगी, नहीं ले पाऊंगी। डिसीजन नहीं लिया तो उसका भारी नुकसान हो सकता है भाई मेरे को,
मैम क्या होगा कि बिजनेस के अंदर जो डिसीजन लेट होंगे सो वहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग मैं उसको अवेल नहीं कर पाऊंगी। सो दैट्स अ रीज़न। अगर आपको अपने बिजनेस में ग्रोथ करने तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना वो बहुत क्या होनी चाहिए, वेल स्ट्रक्चर्ड में होनी चाहिए, वेल मैनर में होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया? ओके। कंसेप्ट जो है इंटरप्रिटेशंस का इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था, क्योंकि बिना इंटरप्रिटेशंस के हम पूरे डाटा का रिजल्ट नहीं निकाल सकते, क्योंकि इंटरप्रिटेशन का मतलब ही क्या है, कंक्लूजन ड्रॉ करना, फाइनल मीनिंग निकालना कि इतनी सारी प्रोसेस कर रहे हैं। अगर मुझे कंक्लूजन ही नहीं पता चलेगा तो फायदा क्या होगा भाई इतनी सारी प्रोसेस करने का। दैट्स अ रीजन। ओके, और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। कहाँ से स्टार्ट होता है, कलेक्शन से स्टार्ट होता है, डाटा के कलेक्शन से स्टार्ट होता है और एनालिसिस तक जाता है और उसके बाद हमारे पास इंटरप्रिटेशन का कंसेप्ट आता है। राइट, ओके। अच्छा, यहाँ पर एक लाइन इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, इट इज नॉट अ मैकेनिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर, क्योंकि ना इंटरप्रिटेशन में ना हमें बहुत सारी थिंकिंग करनी पड़ती है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, बहुत सारे केयरफुल बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती है ना। बट मैकेनिकल प्रोसेस का मतलब क्या है कि जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जहाँ पर हमारे पास क्या है, कहीं ना कहीं एकदम से या फिर बाय द डिफॉल्ट ये रिजल्ट निकल जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा क्रिटिकली सिचुएशंस को फेस भी करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा सावधानी से काम लेना पड़ता है। राइट, अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर के अंदर कम से कम 3 से 4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। क्या है, प्रिकॉशंस इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। जब हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, फाइनल रिजल्ट जब हम बना रहे हैं, सो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उनके बारे में बात कर रहे हैं। राइट, सो प्रिकॉशंस का मतलब क्या होता है कि हमसे गलती ना हो, ये गलतियां ना होने की वजह हमें इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। दैट मीन्स बी केयरफुल। ठीक है, अवॉइड द एरर, मिसलीडिंग कंक्लूजन को ड्रॉ ना करें, उससे बेहतर है हम इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें। तो वो कौन कौन सी है कि हमारा डाटा बिल्कुल एक्यूरेट आए, हमारा डाटा बिल्कुल रिलायबल आए, कि हाँ सभी लोग इसके ऊपर विश्वास कर सके, है ना, क्रेडिबल आए। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है कि चेक द डाटा क्वालिटी। आपको डाटा की क्वालिटी को चेक करना पड़ेगा। डाटा की क्वालिटी का मतलब क्या है कि जैसे मैंने कहा कि अगर मैंने डाटा कलेक्शन के अंदर बताया था, अगर आप डाटा को कलेक्ट कर रहे हो किसी भी गवर्नमेंट साइट से, ठीक है, ध्यान से सुना, गवर्नमेंट साइट से, तो आप क्या कर रहे हो, वहां पर जो विश्वास करने के लायक बहुत सारी चीज़ों की, जिसकी वहां पर ना शक नहीं कर सकते कि हाँ ये डाटा गलत हो सकता है, ये गलत, क्योंकि गवर्नमेंट साइट है भाई। अगर मैंने कहा कोई प्राइवेट सेक्टर से साइट है, या फिर मैं कहूँ कि वैसे गवर्नमेंट को छोड़ के बाकी साइट है, ठीक है, उनसे आप डाटा ले रहे हो, सो क्या हो सकता है कि वहां पे जो क्रेडिबिलिटी होती है ना, क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या है कि विश्वास क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो उस डाटा को, इस वाले डाटा को यूज करने से पहले हमें जरूरी है कि हमें ये देखना पड़े कि जो इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है क्या वो डाटा बिल्कुल करेक्ट है, क्या वो हमारे जो रिसर्च के लिए रेलिवेंट होगा या नहीं होगा, क्या ये डाटा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा। कि ऐसा तो नहीं है कि आपको आधी इन्फॉर्मेशन दे दी आधी नहीं दी। राइट, ऐसा भी तो कहते हैं ना कि सस्पेंस तो दिखा दिया कि गलती इसकी थी, आगे एक्सप्लेन ही नहीं किया कि आगे भी कुछ हुआ था, ऐसा हो सकता है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वालिटी चेक करनी पड़ती है कि हाँ ये तो होता है बेटे सोर्स और ये होता है कंटेक्स्ट, ठीक है, कंटेंट, सॉरी, ठीक है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किससे डाटा ले रहे हैं और उस डाटा के अंदर लिखा हुआ जो मटेरियल है, इन दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तभी तो अभी देखो, अगर मेरे पास डाटा ही बिल्कुल ऐसे हुआ कि गलत सलत है, तो ऑब्वियस ही बात है मेरा रिजल्ट भी कैसा होगा ना, वो भी गलत होगा, है ना। जैसे मैं कहूँ कि मेरे जो क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हैं 30 बच्चे हैं, ठीक है, 30 बच्चों का में से एक बच्चे के एग्जाम्पल ले लेते कि उसके जैसे नंबर आए 80 आए हैं, 88 आए हैं, 90 आए हैं, 92 आए हैं, 95 आए हैं। मैंने यहाँ पे 90 के बजाय क्या कर दिया, 80 कर दिया, तो भाई 10 नंबर कम है तो रिजल्ट भी कम नजर आएगा ना। तो दैट्स सेम सिमिलर यहाँ पे है, ठीक है। अवॉइड द बायसनेस का मतलब क्या होता है कि जो पक्षपात होते हैं ना, कि जब भी हम रिजल्ट निकालते हैं ना, हमें ऑब्जेक्टिवली निकालना चाहिए, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं निकालना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको आपके क्लास का टीचर बना रही हूँ, ठीक है, आपको ये पता है कि मैं क्लास की इंचार्ज हूँ, ठीक है, और मेरी क्लास में मेरी फैमिली से बिलोंगिंग कोई पर्सन है, फिर मेरा कोई नॉन पर्सन है, तो मैं उसका पेपर चेक करते हुए क्या होगा मेरे माइंड में कि चलो दे देते इसको नंबर, चलो दे दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी है कि जब आप इंटरप्रिटेशंस कर रहे हो तो आपके पर्सनल ओपिनियन नहीं होने चाहिए कि मेरे अनुमान से ऐसा होना चाहिए। भाई तुम्हारा अनुमान नहीं चलेगा, जो एक्सपेरिमेंट बोल रहा है, जो रिजल्ट बोल रहा है, वही आपको शो करना पड़ेगा, अदरवाइज उसको नहीं चलना। समझ पा रहे हैं? तो पर्सनल ओपिनियन को बिल्कुल साइड में रखना है और अपने जो फाइनल जो एक्सपेरिमेंट बोल रहा है वो बताना है, आपका ओपिनियन नहीं चलेगा। राइट, नेक्स्ट क्या है, कंसीडर द लिमिटेशंस। लिमिटेशंस का मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट ना मैंने सैंपल वाले टॉपिक में कराया था, क्या बताया था कि कई बार ऐसा हो सकता है भाई हमारे पास, मैंने कहा कि मेरे पास जो पॉपुलेशन का जो साइज है ना, पॉपुलेशन का साइज क्या है 1000
कैंडिडेट्स है, मान लीजिए मेरी क्लास में 1000 कैंडिडेट है, मुझे ये चेकआउट करना है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है, मैंने क्या किया 1000 में से मैंने केवल और केवल 10 बच्चों को उठाया, ठीक है। अब देखो इतनी बड़ी पॉपुलेशन में से मैंने छोटा सा सैंपल उठाया, है ना, और एक मैंने क्या किया वही सेम एज इट इज, सेम बच्चे हैं, 1000 बच्चे हैं, और यहाँ पर मैंने 1000 में से की बजाय मैंने इतना सारा एज ए सैंपल लिया, मीन्स कि 900 के करीब बच्चे मैंने क्या लिए, एज ए सैंपल लिए। तो अब ये बताओ रिजल्ट किसका ज़्यादा रेलिवेंट रहने वाला है, किसका रिजल्ट आपकी पॉपुलेशन के रिजल्ट के इक्वल निकलने वाला है। तो सभी बच्चों का आंसर क्या होगा मैम, इसका होगा। क्यों आपने बोला, क्योंकि ये देखो 1000 को आपने एक्सपेरिमेंट करने की बजाय आपने 900 को एक्सपेरिमेंट किया, अब इस यहाँ पे 1000 की बजाय आपने 10 को एक्सपेरिमेंट किया। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप क्या करते हो, सैंपल का साइज जितना छोटा रखोगे उतना रिजल्ट आपके पॉपुलेशन से बहुत कम, मतलब बहुत कम मैच होगा आपके पॉपुलेशन से। अगर जितना आपकी पॉपुलेशन उसके मैक्स टू मैक्स, मिनिमम टू मैक्स टू मैक्स आप उसके आसपास ही रखेंगे, तो आपका रिजल्ट है कहीं ना कहीं जो आपकी पॉपुलेशन से मैच होता हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे कंसीडर द लिमिटेशन का मतलब यही है कि आपका डाटा कलेक्शन मेथड के बारे में बात की जा रही है, सैंपल साइज के बारे में बात की जा रही है। अगर आपका सैंपल का साइज बहुत ज़्यादा छोटा है तो रिजल्ट क्या हो सकता है, होल पॉपुलेशन से रिजल्ट मैच नहीं कर सकता। इज इट क्लियर? ओके जी। अच्छा, यूज द करेक्ट मेथड। मैम करेक्ट मेथड का मतलब क्या है भाई, करेक्ट मेथड क्या होते हैं, टेक्निक्स जो हम अभी डिस्कस करेंगे पीछे आने वाले लेक्चर्स के अंदर, कि हम किन किन तरीकों से हम अपने रिसर्च के अंदर यूज कर सकते हैं। काफ़ी सारे टेस्ट है, जैसे टी टेस्ट हो गया, यू टेस्ट हो गया, एच टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट हो गया, ठीक है, काई स्केल हो गया, इन सभी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आपको आपकी पॉपुलेशन के हिसाब से, आपके नीड के हिसाब से आपको आपके मेथड को भी क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ओके जी। कंटेक्स्ट भी मैटर करता है। कंटेक्स्ट दैट मीन्स आप कहाँ पर इन चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी सिचुएशंस क्या है, ये तो नहीं है कि एक प्रॉब्लम को लिया आपने सभी सिचुएशंस में अप्लाई कर दिया, ऐसा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि इंटरप्रिटेट द डाटा इट्स करेक्ट द कंटेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर एनालाइज द हेल्थ डाटा ड्यूरिंग द फ्लू सीजन। अब देखो जो कुछ डिसीज आती है, मैं कहूँ डेंगू के टाइम में, फ्लू सीजन के टाइम में, मैं डाटा को कलेक्ट किया, मैंने उसको एक्सपेरिमेंट किया, तो उसका रिजल्ट कुछ आएगा। और एक सीजन ऐसा है जहाँ पे बिल्कुल हेल्दी इन्वायरमेंट है, मैं उसको रिजल्ट कर रही हूँ, ठीक है, उसको मैं कलेक्ट करके एनालिसिस कर रही हूँ, तो उसका रिजल्ट तो भाई अलग आएगा। तो ये डिपेंड करता है कंटेक्स्ट टू कंटेक्स्ट, दैट मीन्स सिचुएशन टू सिचुएशन मैटर करता है। ये नहीं कि आपने एक बार एक्सपेरिमेंट किया वो सब पे हर एक सिचुएशन में अप्लाई होगा, नो, राइट। अच्छा, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। कुछ एक और पॉइंट है, वैसे मेन पॉइंट आपके 5 ही थे, बट आप अगर आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट आ रहा है तो आपको ये सभी चीज़ें लिखनी होगी। क्या कि आपकी प्रॉब्लम को सबसे पहले अंडरस्टैंड करना होगा, प्रिकॉशन ये भी समझना होगा कि क्या सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी प्रॉब्लम से रेलिवेंट है या नहीं है। आपको ये भी समझना होगा हर एक एस्पेक्ट को कि आपकी जो प्रॉब्लम है किस सिचुएशन में है, केवल एक ही एरिया में नहीं है, क्या उसके हिसाब से डाटा कलेक्ट हुआ या नहीं हुआ है, क्या आपने प्रॉपर एनालाइज किया या नहीं किया है, आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम लिमिटेशंस, ये तो हो गया है। वॉच फॉर द एरर, दैट मीन्स आपको एडिटिंग और कोडिंग का कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, किस तरीके से आपको इनको करना चाहिए, ठीक है। ओवर इंटरप्रिटेट नहीं करना, मीन्स की ज़्यादा अपने, मतलब ये नहीं है कि जैसे कहते हैं ना कि आपको रिक्वायरमेंट थी 1000 रुपये की, आपने इन्वेस्ट कर दिए, खर्चा ज़्यादा कर दिया, कितने का, 2000 का, मीन्स कि आपने एक्स्ट्रा में किया। आपको इसी तरीके से ओवर रिजल्ट नहीं निकालना, ओवर कॉन्फिडेंस होकर, या फिर मैं कहूँगी इंटरप्रिटेशन नहीं करनी, कंक्लूजन नहीं ड्रॉ करना, जो एग्जैक्ट है वही बताना है, ठीक है। ओके, सेपरेट फैक्ट फ्रॉम द पर्सनल ओपिनियन, मीन्स कि आपको अपने ओपिनियन को नहीं रिप्रेजेंट करना, आपके खुद के पर्सनल व्यू को तो बिल्कुल साइड में रखना है। जो रिजल्ट बता रहा है, जो एक्सपेरिमेंट रिजल्ट दे रहा है, वही आपको रिजल्ट शो करना है। आपकी किसी भी तरह की यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं होगी, राइट। ओके, मीन्स कि आपके ओपिनियन की, आपकी तो होगी, आपके ओपिनियन की नहीं होगी, राइट। ओके, प्रिकॉशंस आए समझ में, बिल्कुल क्लियर हुए। सो देखो ये जो टॉपिक है ये आपको क्लियर हो चुका है कि इंटरप्रिटेशंस क्या होते हैं, प्रिकॉशंस क्या होते हैं। अब मतलब समझ लेते हैं कंक्लूजन का मतलब क्या होता है और जनरलाइजेशन का मतलब क्या है। आई होप अगर आपने सैंपल वाला चैप्टर देखा है, चैप्टर नंबर 4 को आपने देखा हुआ है, सो सिंपल रहेगा ये समझना जनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है। पहले इसका मतलब समझाती हूँ। देखो जनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, ठीक है, बहुत बड़ा डाटा है, उस डाटा में से आपने क्या किया है, सैंपल को कलेक्ट किया है, इसको आपने टेस्ट किया और इसके ऊपर रिजल्ट निकालने की कोशिश की। जो इसका रिजल्ट आया सैंपल का, उस रिजल्ट को आप कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, इस पूरी बड़ी पॉपुलेशन पे कर रहे हैं,
ठीक है, मीन्स कि जब हम क्या करते हैं पूरे डाटा को बात कर रहे हैं, राइट, बट कंक्लूजन में क्या होता है, किसी हम स्पेसिफिक प्रॉब्लम को लेते हैं, उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम से जो रिजल्ट आता है तो उस रिजल्ट को हम कहाँ अप्लाई करते हैं, सिमिलर नेचर की प्रॉब्लम के ऊपर। उम्मीद करेंगे समझ में आ गया। समझो इस बात को, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। जनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब हम क्या करते हैं पूरा, यहाँ पे डाटा क्या होता है, बड़ा होता है, यहाँ पे डाटा स्पेसिफिक होता है, यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा उसी स्पेसिफिक उसी कंटेक्स्ट में अप्लाई करेंगे जहाँ पर क्या है, ये सेम सिचुएशन आ रही है, सेम कंडीशन अप्लाई हो रही है, राइट। जनरलाइजेशन में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे बहुत बड़ी एरिया में बात की जा रही है, बहुत बड़ा सैंपल्स होता है, उसको फिर हम करते हैं यूनिवर्सल अप्लाई करते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि जो हम मैं ये कहूँ कि जो सूरज है, ठीक है, जो सन है हमारा, क्या होता है, पूर्व दिशा से क्या होता है, उदय होता है, ये सबको पता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जो जनरलाइजेशन का मतलब क्या था, जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो सके। बट कंक्लूजन ये नहीं होता कि हाँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कंक्लूजन ही हो सकता है, क्या पता भाई किसी दूसरी कंट्री के अंदर कंक्लूजन इसी सेम सिचुएशन का कुछ अलग हो सकता है। तो कंक्लूजन डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, कंक्लूजन इज आ डायरेक्ट आउटकम ऑफ द डाटा एनालिसिस। ये क्या है, आपके डाटा एनालिसिस से जो भी आपको रिजल्ट मिल रहा है उसे बोला जाता है कंक्लूजन, जिसे हम क्या कह रहे हैं, इंटरप्रिटेशन कह रहे हैं, ठीक है। स्पेसिफिक स्टेटमेंट होती है अबाउट द व्हाट द डाटा रिवाइल्स, राइट। एक सेकेंड, समझ पा रहे हैं। जैसे कि इसमें यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, इफ द सर्वे क्या कर रहा है, शो कर रहा है कि जैसे मैंने कहा कि मैंने अपने एरिया के अंदर, अपने स्कूल में, अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, अपने यहाँ पे जो एजुकेशन हब है वहाँ पर मैंने सर्वे किया और स्टूडेंट से राय ली कि हाँ जी आपको ऑनलाइन टीचिंग पसंद, ऑनलाइन जो सिस्टम है पढ़ाई का वो सही लग रहा है या फिर आपको ऑफलाइन सही लग रहा है, आप मुझे ये बताइए। तो उन्होंने 70% बच्चों का क्या रहा कि ऑनलाइन की ओर क्या रहा, रुझान रहा। तो यहाँ पे क्या लिखा हो, 70% ऑफ द स्टूडेंट प्रेफर द ऑनलाइन लर्निंग। कंक्लूजन क्या निकला कि ऑनलाइन लर्निंग इज मोर पॉपुलर अमंग द स्टूडेंट्स के अंदर की जो ऑनलाइन लर्निंग है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। या फिर हम ये कह सकते हैं, एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ है क्या कि इफ द वन ग्रुप ऑफ द वर्कर्स अर्न द 5000, ठीक है, एक ग्रुप है क्या कर रहा है 5000 कमा रहा है, दूसरा ग्रुप क्या है उससे ज़्यादा कमा रहा है 6000। तो कंक्लूजन क्या निकलेगा कि उतने ही टाइम में वही ग्रुप 5000 कमा रहा है, उतने ही टाइम में दूसरा ग्रुप 6000 कमा रहा है। तो कंक्लूजन क्या निकलेगा, सेकंड ग्रुप क्या है, बेटर, उनको अच्छा रेम्यूनरेशन मिल रहा है। मैंने क्या किया, इन्हीं के कंटेक्स्ट को देखा है, मैंने सबको थोड़ी ना देखा है, मैंने इनको देखा है ना। मेरे पास ये डाटा है, मैंने इसके ऊपर एनालिसिस किया, मैंने रिजल्ट निकाल दिया, सिंपल सा है। बट जनरलाइजेशन ऐसा नहीं होता। जनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कंक्लूजन ऑफ द स्टडी। हमारे पास जो कंक्लूजन आया ना उसकी भी स्टडी की जाती है, समझा। ये लार्ज ग्रुप का होता है बियॉन्ड द सैंपल यूज टू द इन द स्टडी, जो भी हमने सैंपल यूज किया उसके ऊपर स्टडी की जाती है, ठीक है। जनरलाइजेशन इज अ व्हेन यू अप्लाई द कंक्लूजन फ्रॉम द स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन टू द बॉर्डर ग्रुप। जब आप ये जो रिजल्ट निकालते हो हम सारे के सारे ऊपर निकाल देते हैं, सॉरी सारे के सारे के ऊपर जब यूज करते हो उसे बोला जाता है कि 70% ऑफ द स्टूडेंट इन द स्कूल प्रेफर द ऑनलाइन लर्निंग। यू माइट बी जनरलाइज दैट द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या होंगे सिटी के अंदर प्रेफर करेंगे ऑनलाइन स्टडी को, बट ओनली इफ द सैंपल रिप्रेजेंट द लार्ज पॉपुलेशन, राइट। अगर आपने पॉपुलेशन का बड़ा एरिया क्या लिया है, सैंपल का लिया, ठीक है। समझ में आया यहाँ पे समझ में आया। कंक्लूजन क्या है, जस्ट ओनली क्या किया, डाटा को एनालिसिस किया और फाइनली आपने रिजल्ट निकाल दिया। जनरलाइजेशन क्या किया, इस रिजल्ट को आपने यूज किया, ठीक है। कहाँ समझाया मैंने इसको, मैंने यहाँ समझाया था कि जो आपके पास जो रिजल्ट आया है आपने पूरे 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 इस पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई किया। यहाँ पे क्या है, किसी एक स्पेसिफिक को लिया और देन उसके ऊपर अप्लाई कर दिया। क्लियर, समझ में आ रहा है। इसका जो रिजल्ट आया आपने यहाँ पे यूज किया, फिर उसको यूनिवर्सिटी क्या किया जाता है, जब उसको अप्लाई किया जाता है उसे जनरलाइजेशन कहते हैं। कंक्लूजन आपके स्पेसिफिक एरिया के बारे में बात करते हैं, ओके। देखो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिखा हुआ है कि जब मैंने 3 कौवों को देखा, क्या लिखा हुआ है कि यू सी द 3 क्रॉस, यू माइट बी जनरलाइज दैट द ऑल द क्रॉस आर द ब्लैक। सारे के सारे कौवे क्या होंगे, काले होंगे, राइट। समझ में आ रहा है, आई होप क्लियर हो चुका होगा। कंक्लूजन मैंने की डिफरेंस मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आ जाते हैं मेथड्स ऑफ द जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन के मेथड दिए हुए हैं, वैसे 2 पॉइंट्स के उनको बाइफर्गेट किया गया है। लॉजिकल मेथड है, एक स्टैटिस्टिकल मेथड है। अगर आपने वही बात की जा रही है, अगर आपने लास्ट लेक्चर देखी होंगे, मैंने आपको इसलिए मैंने बताया है कि मैंने 8th लेक्चर से मैं सीधा 18 लेक्चर पे क्यों आई हूँ। रीज़न यही है कि आपको इन मेथड्स को समझने में आसानी हो जाएगी। सबसे पहले मैं स्टैटिस्टिकल मेथड को ही एक्सप्लेन करती हूँ। स्टैटिस्टिकल मेथड क्या होता है, यहाँ पर हमने
प्रोसेस समझाई थी मैंने स्टार्टिंग में कि सबसे पहले हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, देन डाटा को एनालिसिस करते हैं, देन फाइनली हमारे पास इंटरप्रिटेशन का पॉइंट आता है, राइट। अब कलेक्शन में ये मत कहना कि मैम कलेक्शन कैसे होता है, क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस किया था। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा हमने चैप्टर नंबर 6 में डिस्कस किया था। एनालिसिस अब यहाँ पे साथ साथ किया है हमने। इंटरप्रिटेशन तो अब ये चल ही रहा है कि कंक्लूजन ड्रॉ करना है। तो क्या होगा, सर्वे के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू, लाइब्रेरी के थ्रू इनसे डाटा कलेक्ट होगा। इसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे, कोडिंग करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, टैबुलेशन करेंगे कि ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाए डाटा हमारा, कि जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो आपको सेम वे में आपको समझ में आ जाए, राइट। अच्छा, इंटरप्रिटेशन का मतलब मैंने क्या कहा कि जो भी डाटा आपने एनालिसिस किया उसके ऊपर कंक्लूजन ड्रॉ किया जाएगा। इज इट क्लियर? तो चलो अब बढ़ते हैं हमारे यहाँ पर लॉजिकल मेथड के ऊपर। देखो लॉजिकल का मतलब क्या है, जिसके पीछे कुछ लॉजिक हो। लॉजिक का मतलब इसके कॉज एंड इफेक्ट्स के बारे में बात करें। अगर मैंने ये किया तो इसका परिणाम ये होगा, अगर मैं पढ़ा नहीं तो मैं पेपर में जरूर पक्का क्या होगा, फेल होगा। अगर मैंने बड़े अच्छे से मैंने अपने एफर्ट लगाए हैं किसी काम को करने के लिए, उसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन होगा। तो ये होता है लॉजिक लगना, ठीक है। तो यहाँ पे ना लॉजिक आपको समझने होंगे, ठीक है, याद करने होंगे। ऐसे समझने से आराम से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी आपका 4 से 5 नंबर में आया हुआ है। क्या कहते हैं, सबसे पहला पॉइंट कि मेथड ऑफ एग्रीमेंट, कि यहाँ पर आपको डिफरेंट सिचुएशन दी जाएगी और उन डिफरेंट सिचुएशन से आप कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, जिसके पीछे कोई लॉजिक होगा, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, इमेजिन द सेवरल द पीपल्स एट द डिफरेंट मील्स। सभी ने क्या किया, मान लीजिए एक ग्रुप है, ठीक है, एक दूसरा ग्रुप है, एक तीसरा ग्रुप है, ये ग्रुप है, इन्होंने अलग अलग खाना खाया, बट ठीक है, बट इनमें एक कॉमन चीज थी। क्या कॉमन क्या चीज थी, तीनों के ग्रुप में जो खाना जब वो खा रहे थे, उनके ग्रुप में जो खाने के साथ साथ क्या थी, सैलेड थी, सलाद थी, ठीक है। और उन्होंने कहा कि जैसे ही हमने इसको सैलेड को खाया, ठीक है, सॉरी सभी के ग्रुप ने क्या किया, मील को यूज किया, ठीक है, बट तीनों के तीनों ग्रुप क्या हो गए, बीमार पड़ गए, ठीक है। तो उन्होंने कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया कि सबसे मेन जो कॉमन चीजें थी तीनों के अंदर, वो क्या थी, सैलेड थी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर सिचुएशन ध्यान से सुनना, क्योंकि ये डिफरेंट पॉइंट में ये आपको डिफरेंशिएट करेगी कि यहाँ पर क्या है, डिफरेंट सिचुएशन है कि अलग अलग खाना खाया, बट इसमें एक कॉमन फैक्टर था। वो कॉमन फैक्टर कौन था, सैलेड है। इस सैलेड की वजह से वो कह रहे हैं कि हम सभी को क्या हुआ है, फूड पॉइजनिंग हुई है, फिर कुछ भी बीमार पड़ गए, ठीक है। एग्रीमेंट का मतलब ये होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं कि मेथड ऑफ द डिफरेंस। मेथड ऑफ द डिफरेंस का मतलब क्या है, जहां पर आपके पास इसमें भी 2 केसेस है, ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, ये कहते हैं कि 2 ग्रुप है, दोनों ने क्या किया है, सेम खाना खाया है, दोनों ने सेम खाना खाया है, बट एक ग्रुप ने क्या किया है, उसमें से कुछ चीज ज्यादा खाई है, एक ने कम खाई है। मान लीजिए साथ में आपको खाने के साथ मिठाई भी दी है, ठीक है, आपने एक ग्रुप ने क्या किया, उस मिठाई को खाया है, एक ने नहीं खाया है। यहाँ पे मेन बात ये है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, खाना सेम है, बट वही बात है, एक ने उसको खा लिया मिठाई को, एक ने उसको खाया नहीं है। अगर इससे फूड पॉइजनिंग हो रही है तो हम क्या कहेंगे कि मेन कारण क्या रहा कि हमने तो भाई नहीं खाया था, हम तो बिल्कुल ठीक है, दूसरा क्या कहते हमने तो खाया था, दैट मीन्स तुम्हें इसी वजह से हुआ है। कहते हैं ना हम ये कई बार अपनी जनरल लाइफ में भी यूज करते हैं, तो ये मतलब थोड़ा लॉजिक लगाते हैं। तो फर्स्ट मेथड क्या करते हैं कि मेथड ऑफ द एग्रीमेंट, जहां पर आपके पास डिफरेंट सिचुएशन होती है, बट कॉमन चीज आप लोग खाते हो, उसके कारण आपको बीमारी हो रही है, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकलेगा कि सैलेड ही रीजन रहा होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, मेथड ऑफ द डिफरेंस का मतलब क्या है, जहां पर आप सेम तो खाना खाते हो, बट फर्क रह जाता है कि आप उसमें से कुछ चीज कोई ग्रुप खा लेता है और उसमें से नहीं खाता, तो ना खाने से वो बच गया और एक खाने से क्या हो गया, उसको प्रॉब्लम हुई। सो ये कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। जॉइंट मेथड क्या कहते हैं कि एग्रीमेंट और डिफरेंस को दोनों को मिला दो। समझ पा रहे हैं? एग्रीमेंट को के अंदर तो क्या था कि हम सबने खाया, जिसकी वजह से बीमार हो गए, दूसरा क्या है, नहीं खाया तो उसकी वजह से बच गए हैं, राइट। तो दोनों का जॉइंट मेथड ये कहेगा। मेथड ऑफ द रेजिड्यू का मतलब क्या होता है, रेजिड्यू का मतलब होता है बचा हुआ, राइट। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि दिस मेथड इन्वॉल्व द एलिमिनेटिंग द नॉन काज ऑफ द सर्टेन अफेक्ट। सो व्हाट रिमेन द रेजिड्यू इज द assumed टू बी द काज ऑफ द रिमेनिंग फैक्टर। कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए मैं कुछ अपने व्हीकल में मेरे को प्रॉब्लम थी, ठीक है, मैंने चीज़ों को दिखाया, मैंने इंजन भी दिखाया, ठीक है, मैंने टायर्स भी दिखाए, बट उसको दिखाने के बाद भी क्या नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है, मेरी गाड़ी में अभी तक नॉइज़ आ रही है। तो क्या कहूँगी कि मैंने ये भी चेक करवा लिया भाई, ये भी चेक करवा लिया भाई, अच्छा ब्रेक नहीं चेक करवाई मैंने। मीन्स की जो बचा हुआ जो चीज़ें होती हैं
उसकी वजह से मुझे रीज़न पता चल रहा है कि मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम हुई और वो मैंने चेक नहीं करवाई, तो उसे बोलेंगे मेथड ऑफ द रेजिड्यू। मीन्स कि हमने क्या किया है, एलिमिनेटिंग किया है, दिखाई दे रहा है, एलिमिनेटिंग द नॉन काज ऑफ द सर्टेन इफेक्ट्स। मैंने कहा कि ये भी मैंने चेक करवा लिया, इसकी वजह से भी नहीं हो रही प्रॉब्लम, मैंने ये चेक करवा लिया, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम नहीं हो रही। अच्छा, तो मैंने ब्रेक चेक नहीं करवाई जिसके कारण से मेरे व्हीकल में नॉइज क्रिएट हो रही है, राइट। तो रेजिड्यू हो गया बचा हुआ, एलिमिनेटिंग नॉन का मतलब हो गया कि हमने इन चीज़ों को कट 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 करते हुए फाइनली एक पॉइंट बताया कि अच्छा ये बचा हुआ था जिसके कारण मेरी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, राइट। नेक्स्ट क्या है, मेथड ऑफ द कॉन्विनेंट वेरिएशंस का मतलब क्या होता है। यहाँ पर मेन पॉइंट पता है क्या होता है कि आपके पास एक फैक्टर है, दूसरा फैक्टर है। मैंने आपको बताया ना कि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो ऑब्वियस है भाई फेल तो होंगे, अगर आप बहुत अच्छे से पढ़े तो आपकी मार्क्स भी अच्छे आएंगे। सो यहाँ पर दो फैक्टर है जो एक दूसरे के साथ साथ चल रहे हैं। अगर आपने बहुत मेहनत की तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा, बहुत कम मेहनत की तो रिजल्ट भी डाउन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कहते हैं कि अगर एक फैक्टर में चेंज आ रहा है तो कॉरस्पॉन्डेंटली आपके दूसरे फैक्टर में ही भी वैसा ही चेंज आएगा। समझ में आया क्या, बिल्कुल बिंदास। चलो, तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि इफ एन इंक्रीज और डिक्रीजिंग इन द वन थिंग कॉज एज अ सिमिलर चेंज इन द अनदर। तो अगर आपने एक चीज में चेंज किया है तो आपको सेम वैसे ही चेंज नजर आएगा दूसरे थिंग्स में, राइट। इसमें आपको पढ़ाई का ही एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, राइट। तो उम्मीद करेंगे आपको ये मेथड समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई दिक्कत रहे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन स्पेशली आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइए, जिससे भी आपको मैं आपकी जो डिमांड को मैं कंप्लीट कर सकूँ, राइट। ओके, लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस है वो क्या है, प्रिकॉशंस के ऊपर आए हैं, प्रिकॉशंस के ऊपर ही आए हैं, और दूसरा आपके पास मेथड्स के ऊपर आए हैं। वो क्वेश्चंस में लिखा कि मैंने, ओ माय गॉड। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ प्रिकॉशंस के ऊपर, ये जो मेथड्स के ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम के अंदर कि जनरलाइजेशन के मेथड्स को एक्सप्लेन करो, राइट। ये पूरे चैप्टर की समरी है, बिल्कुल कंसाइज वे में मैंने आपको समझाया है, क्योंकि जो समरी होती है ना बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो इसके बाद हम करने वाले हैं रिपोर्ट राइटिंग, देन उसके बाद हम बीच वाला पार्ट करेंगे। ब्लॉक नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, 5 यूनिट्स थी। ब्लॉक नंबर 2 भी मोस्ट ऑफ कंप्लीट हो चुका है। उसके अंदर ना 4 यूनिट्स थी, 1 यूनिट रहती है, वो मैं अभी करवा दूंगी, ठीक है। उसके बाद करेंगे 19 चैप्टर के बाद आई एफ 9th यूनिट है, जिसके अंदर डेविएशंस और वेरिएशंस के स्क्यूनेस के बारे में बात की जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद हमारी 1 यूनिट रह जाएगी जो कि भारी भरकम है स्पेसिफिक रिसर्च के ऊपर, वो हम करेंगे, पूरी करेंगे उसको, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट यूनिट है, वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके एग्जाम में, राइट। तो चलो, अगर आपकी पीडीएफ लेने ना यूनिट नंबर 18 की तो आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टीम का नंबर दिया हुआ है, टीम के साथ कॉन्टैक्ट कीजिए। ₹9 पर पीडीएफ आपको पे करने पड़ेंगे, जो भी जो लेक्चर है पर चैप्टर्स वो आपको प्रोवाइड किए गए हैं, राइट। अगर आप लेना चाहते हैं तो टीम का नंबर डिस्क्रिप्शन में, टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। MCQ03 की पीडीएफ भी अवेलेबल है, MCQ01 की भी पीडीएफ अवेलेबल है, MCQ06 की भी वीडियोस पीडीएफ दोनों अवेलेबल है, MCQ07 की भी। सो आपकी नीड को कंप्लीट किया जा रहा है, तो आप चैनल पर विजिट कीजिए, अपनी नीड के अकॉर्डिंग एक्सेस कीजिए इन वीडियोस को, राइट। तो चलो